नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लॉबी ने खेल तो अच्छा खेला था। ज्ञानेश कुमार एक बंदर की तरह नाचते नजर आए। 69 लाख वोट काट दिए गए, 21 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए बिहार में। लेकिन क्या इससे मोदी जी का डर बच रहेगा? जो प्रशांत किशोर कहते थे लोकसभा चुनाव से पहले अब की बार 400 पार, उनके पीछे का खेल क्या है? और क्या आई लव मोहम्मद से योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी मजबूत होगी, या सऊदी जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दुनिया भर के मुस्लिम देश एक हो सकते हैं? और भारत फिर क्या करेगा? अमेरिका गए हुए हैं अभय दुबे जी। मैंने सीधा अमेरिका में आपके लिए बात करी, लेके चलता हूं अमेरिका। सुनिएगा आप। तब तक 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और मैं आपसे माफी चाहता हूं कि जिस समय आप अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ जाने वाले थे, उस समय मैंने आपको रोक लिया कि मुझसे बात करते हुए जाइए। आप अमेरिका पहुंचे हुए हैं, कई दिनों तक अमेरिका प्रवास करेंगे और मैं अमेरिका में रोज आपको पैसे परेशान करूंगा। अभी मैं बिहार के मुद्दे पे मुझे बात करनी है, वोटर लिस्ट की। गडकरी जी की बगावत पे बात करनी है। लेकिन पहले सबसे पहले ये बताइए कि जब आप अमेरिका पहुंचे हैं, लोग मिल रहे होंगे, भारतीय मिल रहे होंगे, कुछ बातचीत हुई है? कुछ जहन में सवाल आया है मोदी जी? पहला नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूं। जब हम लोग यहाँ पर वर्जीनिया स्टेट में जो डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे उतरे और वहां से वाशिंगटन की तरफ टैक्सी में रवाना हुए, तो मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था वो एक पाकिस्तानी था। तो और जब उस बातचीत करनी शुरू की तो मुझे पता चला कि शायद वो विदेश नीति का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है और उसको पाकिस्तान को लेके उसको बहुत चिंता थी। उसका कहना था कि चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और पता नहीं पाकिस्तान को कहाँ पे जाके पटकेंगे, रेगिस्तान में पटकेंगे कि समुद्र में पटकेंगे। तो वो इस बात को लेके बहुत चिंतित था। मतलब और वो ट्रम्प के बारे में कह रहा था कि ये देखिए, मोदी जी को लगातार ये दोस्त कहता रहता है और रोज मोदी जी को ठोकता भी है साथ में। तो यहाँ भी, हाँ भैया ड्राइवर, यहाँ भी यही हालत है। बड़ी अच्छी उसकी कार थी, हाइब्रिड कार चला रहा था वो, बड़ी सेवन सीटर। चर्चा मोदी जी वहां पे भी हैं। हाँ नहीं, वो तो देखिए इस वक्त जो हो रहा है दुनिया में है, उसको साधारण लोग भी उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि संचार क्रांति हो जाने के बाद में अब खबरें केवल बहुत पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। अब सब लोग देखते हैं। और कल जब जैसे तो आया था उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच भी चल रहा था। हाँ, तो वो सारी चीजें आपस में मिली जुली थी एकदम। बिल्कुल ठीक बात है कि सब चीजें आपस में मिली जुली थी। अब मैं बात करता हूँ बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे। मुझे पता है कि आप अमेरिका में रह के लगातार निगाह रखे हुए हैं और देख रहे हैं, लेकिन कमाल हो गया। वोटर लिस्ट पे जो फाइनल सूची जारी की चुनाव आयोग ने, कितना ही दबाव हो जाए, कितनी चोरी के आरोप हो जाए, जनता सड़कों पे आ जाए, राजनेता कुछ करने लगे, लेकिन पंचों की बात शर्माते, परनाला वहीं गिरेगा। जो कहावत है ना, तो ये ज्ञानेश कुमार ने तय कर दी है। फाइनल सूची में 69 लाख 69 लाख नाम काटे गए हैं और 21 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार इस बार एक नई क्रांति को जन्म दे सकता है? जैन जी ने वैसी दुखी कर रखा है अलग अलग हिस्से में। उत्तराखंड में जिस तरह सरकार की नीतियों के खिलाफ नौजवान सड़कों पर हैं, पूरा देश चौंक गया कि लद्दाख शांत शहर है, राज्य है लद्दाख, वहां के लोग सड़कों पर, उत्तराखंड जैसे शांत राज्य के लोग सड़कों पर, नौजवान ज्यादा हैं। तो बिहार में जो कुछ ये कर रहे हैं, दोनों सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि वोटर लिस्ट पे क्या रिएक्शन होगा और फिर इस सारे कृत्यों पे इस जैन जी नई पीढ़ी पे क्या असर होने वाला है, मुझे बताइए अभय जी। देखिए, जो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, वो जनगणना तो इन लोगों ने आज तक कराई नहीं। कोविड के बहाने को लेकर जनगणना देरदार करते रहे। दुनिया के दूसरे देशों ने देर से ही कराई, लेकिन सबने करा ली। मोदी जी ने जनगणना को नहीं कराया और अभी तक कम से कम मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार मोदी जी ने जनगणना क्यों नहीं कराई और इसके पीछे इनका इरादा क्या था, क्या करना चाहते थे इसकी वजह से जनगणना नहीं कराई। बहरहाल, जनगणना न होने की वजह से अभी हमें ये नहीं पता है कि बिहार में वयस्क आबादी ठीक ठीक कितनी है। अगर जनगणना 21 में हो गई होती तो हम गारंटी से कह सकते थे कि बिहार में वयस्क आबादी कितनी है। लेकिन एक बात जरूर गारंटी से कही जा सकती है कि जितनी बिहार में वयस्क आबादी है, ये जो अंतिम मतदाता सूची इन्होंने जारी की है, इसमें मतदाता उसके मुकाबले काफी कम है। वयस्क आबादी यानी जो मतदान योग्य आबादी है, उसका और मतदाताओं की संख्या के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए प्रतिशत का,
उसमें 1 या 2 या 3% लोग एक थोड़े बहुत कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन इस बार चूंकि उन्होंने पहले 65,64,000 वोट वहां पे काट दिए थे, और जोड़े, जैसा आपने बताया और मुझे भी पता रहा, कि जोड़े केवल 21 ही लाख हैं। तो इससे साफ लगता यह है कि इन्होंने करीबन 40-45 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि नहीं, जो काटे हैं, उनकी जगह जोड़े नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वयस्क आबादी के मुकाबले बिहार की जो वोटर लिस्ट है, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों के मतदान अधिकार का हनन हुआ है, डिसइंफ्रेंचाइजमेंट हुआ है। उसके अंदर जो आरोप थे, वो आरोप सही साबित हुए। अब ये नहीं पता है कि वो 21 लाख वोटर कहां पे जोड़े हैं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, अब अध्ययन किया जाएगा, तब इनकी तिकड़म जो उसमें की गई है, तब पता चलेगा कि कहां पे होशियारी से जोड़ दिए गए हैं और किन इलाकों से होशियारी से काट दिए गए हैं। इन चीजों का चुनाव के ऊपर जरूर असर पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूं कि इन्होंने अपनी जुगाड़ की है कि हम बिहार का चुनाव किसी तरीके से जीत जाएं। उसके लिए ज्ञानेश कुमार जी ने इनके लिए औजार की भूमिका निभाई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बिहार में इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, और उसको कई लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। बढ़ाने का काम प्रशांत किशोर ने भी खूब किया है। बढ़ाने का काम प्रशांत किशोर ने पहले तो अशोक चौधरी की पोल खोली, अब उसके बाद सम्राट चौधरी की पोल खोली उन्होंने। तो बड़े पैमाने पर जो एनडीए का खेमा है, उसके ऊपर प्रशांत किशोर का अटैक बहुत जबरदस्त है, और इनके पास जवाब देने के लिए है नहीं कुछ। इन चीजों से क्या है कि एनडीए के जितने भी नेता हैं, उन सारे नेताओं की साख गिर गई है। उनमें कोई भी नेता ऐसा नहीं है जनता के सामने सिर उठा के खड़ा हो सके। हालांकि राजनीतिक लोग निर्लज्ज होते हैं, कुछ भी उनके बारे में कहते रहो, उनके चेहरे पर असर नहीं होता है, लेकिन स्थिति मन में तो उनके होता ही है, और लोग तो समझ ही जाते हैं कि भाई इस बंदे में कोई दम नहीं है, इसकी तो पोल अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है बिहार के स्तर पर तकरीबन नेता विहीन है। नीतीश कुमार की पारी लगता है खत्म सी हो गई हो, बिल्कुल अपने अंतिम समय के ऊपर, अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर से वो गुजर रहे हैं, और उनमें तो कोई नए कल्ले नहीं फूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता है नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी के पास कोई दूसरा समांतर नेता है नहीं, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए तकरीबन बिहार में नेता विहीन हो गया है, और ये चीज एनडीए के बहुत खिलाफ जाएगी। इससे एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ेगी, जबकि महागठबंधन के पास जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे, प्रशांत किशोर ने एक और काम किया है। प्रशांत किशोर ने एक प्रस्ताव रख दिया है, और उस प्रस्ताव को ठीक से प्रचारित अखबारों ने ठीक से छापा नहीं। उन्होंने महागठबंधन से ये कहा है कि जहां आप मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, ताकि मुसलमानों के वोट कटे नहीं एक दूसरे से। और यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, जहां हमारा मुसलमान उम्मीदवार हो वहां आप मत खड़ा कीजिए, ताकि वोट ना कटें। तो एक तरह से वो एक अघोषित और एक अनौपचारिक किस्म का तालमेल महागठबंधन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रणनीतिकार हैं, चुनाव प्रबंधक बड़े जबरदस्त हैं, देश के सबसे बड़े चुनाव प्रबंधक हैं। तो अगर वैसा कोई गठजोड़ नहीं होगा, जो जाहिर है महागठबंधन साहब का नहीं होगा गठजोड़, तो वो ये करने के लिए वो जा रहे हैं। ये चीज भी एनडीए की दिक्कतों को और बढ़ाएगी। तो इस वक्त बिहार में ये ठीक है कि एसआईआर के जरिए इन लोगों ने एक ऐसी तिकड़म की है जिसको अभी पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है कि भाई उसका वो है क्या तिकड़म ठीक, और उस तिकड़म का चुनाव के नतीजों पर क्या असर होगा, मतदान के ऊपर क्या असर होगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी है, मुझे लगता नहीं है कि कोई तिकड़म इनको बचा पाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक चीज और है अभय जी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आखिर मतदाताओं के मन में जो वोट चोरी को लेके, जो जहन में वोट चोरी को लेके सवाल खड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या न्यूट्रल हो जाता है, क्या करना, वोट डाले कोई भी आओ। लेकिन कभी कभी कोई घटना ऐसी होती है, रिएक्शन आता है, अच्छा ये कर रहे हैं तो अब तुम वोट डालने जाएंगे। क्या एक बड़ा वर्ग ऐसा भी तैयार हो सकता है बिहार में जो ये इनकी वोट चोरी पे रिएक्ट करे कि अच्छा इन्होंने वोट चोरी करी, हम वोट डालने आएंगे। और एक बड़ा वर्ग अगर ये बिहार में तैनात हो गया, तैयार हो गया, क्या लगता है कि तैयार हो पाएगा, और अगर हुआ तो उसके रुझान किधर जाएंगे और वो क्या रिएक्ट करेगा? नहीं देखिए, वोट चोरी के जरिए जो तिकड़म की गई है, उस तिकड़म को निगेट करने के लिए या उसे प्रभावहीन बनाने के लिए
मेरा मानना है कि मुसलमान वोट बहुत ही बड़े पैमाने पर पड़ेंगे, यादव वोट बहुत ही बड़े पैमाने पर पड़ेंगे, सहनी वोट बहुत ही बड़े पैमाने में पड़ेंगे। राहुल गांधी ने एक ईबीसी के लिए एक्सट्रीमली अति पिछड़ों के लिए एक अधिकार पत्र वहां जारी किया है। तो जो इनके पक्ष के होंगे वो सब लोग, महागठबंधन का जितना भी वोट है जो राहुल गांधी की कोशिशों से बढ़ा भी है, वो बहुत बड़े पैमाने पर निकलेगा, उत्साह से वोट डालेगा, ताकि अगर कोई तिकड़म की गई हो तो तिकड़म प्रभावी तिकड़म का असर जो है वो उतना न रह जाए जितने और वो परिणाम ना निकाल पाए जिस परिणाम के लिए वो तिकड़म की गई है। उसका तभी हो सकता है जबकि महागठबंधन का एक एक वोट गिन गिन कर पड़ जाए। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से बीजेपी पे हमलावर हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये होता है कि अभी 11 महीने पहले प्रशांत किशोर आके कह रहे थे 400 पार पक्का होगा, वरना मैं रणनीति बनाना छोड़ दूंगा, मैं ये करना कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो प्रशांत किशोर ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। और प्रशांत किशोर की आलोचना भी बहुत हुई थी कि आप तो बहुत प्रबंधन जानते हैं। तो 400 पार का नारा आपके मुंह से जानबूझ के इसलिए कहलवाया गया जिससे माहौल बन सके। अब वो ही प्रशांत किशोर अब जो बात कर रहे हैं उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। लेकिन कंफ्यूज हैं कि प्रशांत किशोर क्या मोदी के आदमी हैं। लोगों ने कहा प्रशांत किशोर पर बहुत संपत्ति है कि ईडी का नोटिस आया, वो पलट गए। कहानी क्या है प्रशांत किशोर की, क्या मोदी के आदमी है या नहीं है? देखिए, चार मैं सौ ऐसा नहीं मानता। देखिए, अगर प्रशांत किशोर को बिहार में राजनीति करनी है, वो लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने किया था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो उनकी आलोचना होनी चाहिए थी और हुई, हम सब लोगों ने उनकी आलोचना की थी। लेकिन अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त। अगर इसमें वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर लोगों को काम करते हुए नजर आए तो उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वक्त तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर कोई आचरण नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि मुझे लगता है इस वक्त उनकी निगाह, जो निश्चित रूप से एक पैनी निगाह है, वो समझ गई है कि एनडीए का पत्ता साफ होने वाला है। इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ये लगेगा कि एनडीए का पत्ता साफ होने को रोक रहे हैं ये। वो उस प्रक्रिया को और आगे ही बढ़ा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की वजह से अब एनडीए को कोई बचाव मिलने की बजाय उनको एनडीए को नुकसान ही हो रहा है। और प्रशांत किशोर भी इस बात को जानते हैं कि अगर एनडीए हारेगा तो जीतेगा कौन? महागठबंधन जीतेगा। ऊपर से वो अब कुछ भी कहते हैं, हर आदमी चुनाव लड़ता है क्या कहता है, हम ही सरकार बनाएंगे, हमारे ही लोग जीतेंगे। लेकिन सब अंदर तो लोग जानते हैं ना कि प्रशांत किशोर जानते हैं कि महागठबंधन जीतेगा। वो इसलिए वो महागठबंधन के प्रति जो कड़ा रवैया उनका था तेजस्वी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, वो उतना कड़ा रवैया अब है नहीं। बिहार में ओवैसी भी घोषित रूप से, अनौपचारिक रूप से महागठबंधन के साथ में एक समझदारी और तालमेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में ओवैसी ने भी बहुत ताल ठोकी है, बहुत डायलॉग बाजी की है। आपको लगता है मुसलमान भ्रमित होंगे, मुसलमान ओवैसी को वोट कर देंगे? कुछ नहीं होगा। पिछली बार हो गया था, सीमांचल में इनको सीटें मिल गई थी, इस बार उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इस बात को तेजस्वी समझते हैं। पहले कोशिश की ओवैसी ने कि महागठबंधन के साथ उनका तालमेल हो जाए, लेकिन उनके साथ तालमेल करने से महागठबंधन को काफी नुकसान हो सकता था। मैं भी मानता हूं। दूसरे, लालू यादव, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग ये मानते हैं कि बिहार के मुसलमानों के नेता वो हैं, ओवैसी नहीं है। तो जब वो अपने आप को मुसलमानों का नेता मानते हैं तो ओवैसी के साथ क्यों गठजोड़ करेंगे? इसका मतलब है ओवैसी का क्लेम मांग रहे हैं, ओवैसी का दावा मान रहे हैं आप कि आप भी मुसलमान हो, आपकी मुसलमान वोटों में हिस्सेदारी है। इसलिए उन्होंने गठजोड़ करने से मना कर दिया। बीजेपी में भी कम परेशानी नहीं है। गडकरी ने फिर उस आरोप को दोहराया है कि आयातित लोग, बाहर से आए लोगों ने मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश करी। ये जो दर्द है अभय जी, मैं जानना चाहता हूं कि मोदी सरकार का एक सीनियर मिनिस्टर कह रहा है कि उसके खिलाफ पेड अभियान, पैसा देके अभियान चलाया गया। मोदी जी अपनी आईबी वाईबी को, खुफिया विभाग को लगा के मालूम क्यों नहीं करते कि किसने अभियान चलाया? कारण क्या है? खेल क्या है? वो कैसे पता लगाएंगे? अभियान तो उन्हीं लोगों ने चलाया है, किसके बारे में पता लगाएंगे? अगर उनके पास कोई फॉल गाई हो, मतलब जिसकी ऊपर वो ठीकरा फोड़ सके, तो वो जरूर ईडी का इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्होंने सोच लिया होगा कोई बंदा है, इसके ऊपर ठीकरा फोड़ना, किसने चलाया गडकरी के खिलाफ अभियान, तब वो ईडी वगैरह के जरिए उसका नाम लेके सामने आएंगे किसने चलाया अभियान। लेकिन अभी वो किसी भी जासूसी संस्था को लगाएंगे, उससे क्या फायदा होगा? देखिए, कोई नहीं बोल रहा है गडकरी के इन आरोपों के ऊपर, कोई बीजेपी वाला तो बोल नहीं रहा है। सरकार की तरफ से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है, सब चुप्पियां साधे हुए हैं और ना कोई बोलेगा।
और सबसे सबसे खराब बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जो है ना, वो भी गडकरी का साथ इस मामले में नहीं दे रहा है। बस वो इसी मामले में साथ देता है कि मंत्री बनवा देता है हर बार उनको। उसके बाद फिर मोदी के खिलाफ गडकरी का साथ नहीं देता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों नहीं देता होगा वो? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता यह है कि इस वक्त मोदी का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो मोदी को कट टू द साइज करते हुए, यानी मोदी के अधिकारों को और मोदी के रंग रुतबे को थोड़ा बहुत कम करते हुए अगर वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जिस आदमी को आपने प्रधानमंत्री बना रखा है, अगर आप सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज्जती करेंगे, ये दिखाई पड़ेगा कि गडकरी को उचका रहे हैं, राजनाथ सिंह जी को उचका रहे हैं, तो फिर उससे तो बहुत सरकारी हाथ से निकल जाएगी। तो संघ इस मामले में बहुत सतर्क है। वो सरकार सत्ता को किसी तरीके से कमजोर नहीं करना चाहता, तो सत्ता से संघ को बहुत फायदा है भाई। ये बात तो ठीक है कि फायदा है, लेकिन संघ को भी ये सोचना चाहिए ना, फिर नेता कौन खड़े होंगे उनके संग? वो योगी आदित्यनाथ के साथ कभी खड़े नजर आते हैं, कभी अलग नजर आते हैं, कभी गडकरी को सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। वसुंधरा राजे उनकी बड़ी करीबी थी, वो किनारे लग गई, तो फिर खड़ा कौन होगा? शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बन नहीं पा रहे पार्टी के, फिर इसका आप संघ की उसमें कौन आपके संग खड़ा रहेगा? संघ को भी तो सोचना चाहिए ये बात। अब देखिए, संघ के अपना सोचने का तरीका है, और अक्सर बहुत मुश्किल होता है कि संघ की सोच को आप डिकोड कर सकें, उसका तात्पर्य निरूपण कर सकें, पता लगा सकें कि ठीक ठीक तरीके से संघ की रणनीति क्या है। मोटे तौर पे जो बात अभी निर्विवाद रूप से समझ में आती है वो ये है कि अभी भी उन्होंने अपने अंडे नरेंद्र मोदी की टोकरी में रख छोड़े हैं। वो नरेंद्र मोदी को उन्होंने पूरी तरीके से त्यागा नहीं है। जब नरेंद्र मोदी को निरंकुश होने से, यानी संघ के खिलाफ भी निरंकुश हो जाते हैं मोदी, वैसे निरंकुश बने रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो संघ को कमजोर करने की नरेंद्र मोदी का जो रवैया था वो उन्होंने उसकी उन्होंने पर कतर दी है। अब स्थिति यह है कि संघ के 100 वर्ष के सवाल पर डाक टिकट जारी किया जा रहा है, ये वगैरह सब जो सरकारी जो पूरा फायदा मिलना चाहिए संघ को है, वो सारा फायदा उठ रहा है। और दूसरे, संघ इस बात को भी सतर्क है कि वो जो अपना 100 वर्ष मना रहा है, 100 वर्ष मनाने में वो ये नहीं चाहता कि वो हमारा उसका 100 वर्ष बिल्कुल सरकारी किस्म का कार्यक्रम बन जाए। इसलिए वो सरकार की जो चमक दमक होती है, सरकार का जो पैराफर्नेलिया होता है, वो उससे अलग हटके अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है संघ। इसीलिए उसके अंदर उस तरह की जो मोदी जी का इवेंट मैनेजमेंट होता है वो आपको नहीं दिखाई देगा इसके अंदर। वो संघ का अपना एक खास तरह का लो की इवेंट मैनेजमेंट है, वो इस वक्त चल रहा है। तो संघ ये भी मोदी जी को संदेश भेज रहा है कि हम अपना शताब्दी वर्ष मनाने के लिए हम आपके मोहताज नहीं है, हम खुद कर लेंगे काम, हम खुद कर लेंगे सारा काम। हाँ, ये मैसेज तो है। दूसरा अभय जी कि पूरी दुनिया में एक मैसेज ये है कि हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक नाराज हैं सरकार से, या सरकार ऐसा काम कर रही है जिससे अल्पसंख्यक नाराज हैं। इस बीच में सऊदी ने, जो एक भारत का एक अच्छा दोस्त था, स्वाभाविक दोस्त था, उसने पाकिस्तान से समझौता किया, भाई तुम्हारी तरफ को यहाँ उठाएगा तो हम खड़े हैं, हमारी तरफ को यहाँ उठाएगा तो तुम खड़े होगे। हालांकि पाकिस्तान के खड़े होने का मतलब नहीं है, सऊदी के सामने पाकिस्तान के ठहरता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश रखने के लिए, या ये मैसेज देने के लिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है, सरकार को कदम उठाने चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरह अभियान चलाया जा रहा है, पूरे एक माहौल 11 साल बाद मैं देख रहा हूँ देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहा है। कोई कहे आई लव मोहम्मद, आई लव राम, भगवान राम, आई लव भगवान कृष्ण, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? लेकिन ये जो माहौल है, आपको क्या लगता है स्वाभाविक रूप से बन रहा है, इसके पीछे रणनीति है? और जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि हम उनका घर तबाह कर दें, बनाया गया है आई लव मोहम्मद जो है ना, ये बनाया गया है। बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट हैं जिनको कभी भी भारतीय जनता पार्टी उकसा देती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उकसा देता है, और वो एक मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चला देते हैं, एक माहौल बना देते हैं, कोई कुछ बोल देता है, फिर उसके बाद में वो चलता रहता है पूरा मामला, और जब भाजपा चाहती है तो वो रुक के खत्म भी हो जाता है। ये जिस दिन भाजपा सोचेगी बस अभी हो गया, अब कोई नया हथकंडा सोचते हैं, उस दिन ये खत्म हो जाएगा, कुछ दूसरा और शुरू हो जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ लगातार कभी, देखिए, घर वापसी और आपका लव जिहाद, ये सब जो हुआ है, मतलब जो है, इन सब के बाद अब आई लव मोहम्मद अभी नया शुरू हुआ है। बिल्कुल, ये एक नई ईजाद है इन लोगों की, जो अल्पसंख्यक विरोधी रणनीति है उसकी ईजाद मैं मानता हूं, एक नई ईजाद है। जब ये चल रही है तो वहां बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि रणनीति जो है ना, कि ये जिसे कहते हैं वो
क्या कहते हैं उसको, मतलब किसी आपस में कढ़ाव में उफान ना आने पाए, लगातार वो सांप्रदायिकता का कढ़ाव जो है वो खदबदाता रहे। ये इनकी अच्छा पुरानी आपको रणनीति और लगातार चल रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा अभय जी, जो लग रहा है आपको जातियों का उफान इतना उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह आ गया है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से जातियों का उफान बहुत है। शायद योगी जी की ये मंशा है कि धर्म का उफान इतना कर दो कि जातियां छोटी पड़ जाएं। आपको लगता है कि ये हिंदू मुसलमान का उफान इतना हो जाएगा कि जो जातियों के गठजोड़ हैं, जो पीडीए है अखिलेश यादव का, वो पिट जाएगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए भाई, मेरा तो मानना है कि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो भारतीय समाज की, उसके पीछे भारतीय समाज की कोई समझ नहीं है। भाजपा की जो राजनीति पारंपरिक राजनीति है वो भारतीय समाज को समझ के एक गठजोड़ बनाने की तरफ ले जाते हैं, उस गठजोड़ को कायम रखते हैं उसको। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा की ये जो पुरानी रणनीति थी, जो बड़ी मेहनत से और एक एक ईंट जोड़ के उन्होंने अमित शाह वगैरह इन सब ने तैयार की थी, योगी आदित्यनाथ ने उसको सबको छिन्न-भिन्न कर दिया है। आप केवल हिंदू हिंदू करके नहीं जीत सकते, हिंदू हिंदू तो आपको करते ही रहना पड़ेगा, साथ में आपको एक सामाजिक गठजोड़ भी बनाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरह सरकार चलाई है उसमें सामाजिक गठजोड़ तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। भाजपा के जो परमानेंट वोटर हुआ करते थे वो सब लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर सोच रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं इधर जाएं, फिर से भाजपा में वोट दे दें तो फिर से योगी आदित्यनाथ फिर बन जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें लोगों के दिमाग में चल रही हैं। तो आदित्यनाथ जी सोचते हैं कि इस तरह करके उनको वोट मिल जाएगा। अगर इस तरह करके उन्हें वोट मिल गया होता तो फिर पिछले विधानसभा के चुनाव में ही उनकी सीटें कम हो गई थी, उनके मंत्री हार गए थे, उनका उप मुख्यमंत्री हार गया था और फिर लोकसभा में देखिए कितनी बुरी हालत हुई इन लोगों की हुई। तो मुझे नहीं लगता कि ये रणनीति चुनाव में फायदेमंद साबित होगी उनके लिए। बिल्कुल ठीक और बात है। इस रणनीति का फायदा मैं बिल्कुल पक्के तौर पे कह रहा हूं, इसका फायदा अखिलेश को ही पहुंचेगा। जो उनका पीडीए है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, वो गठजोड़ ही इसमें मजबूत होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अमेरिका से रहकर इतना समय दिया मुझे। मैं आपको परेशान करता रहूंगा, आपका पॉसिबल हो तो पूछिएगा अमेरिका के लोगों को कि भारत के प्रति क्या सोच है और ट्रंप के लिए अमेरिका का रवैया कैसा है, वहां के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, अमेरिका से आपके लिए बता रहे थे सारी राजनीति का हाल। कैसा लगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।